Hello friends, I am Sumit Chaurase at your favorite channel Sumit to Tech. So please subscribe here this button and press the bell icon so that you will get daily updates of my videos. हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैथ का स्टैंडर्ड पेपर लेकर आया हूँ। और ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि सीबीएसई ने क्लास 10th एंड 12th का सैम्पल पेपर अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, सीबीएसई द्वारा ये सैम्पल पेपर जारी कर दिया गया है और इस सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही जो भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो होते हैं। और मैं मैथ्स का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के सामने। इसमें जो भी क्वेश्चन है और इसके पूरा हर एक क्वेश्चन को डीपली ले जाकर समझाने वाला हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा। और ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पेपर का एनालिसिस हम बता दें कि पेपर का जो पार्ट है वो दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और पार्ट ए में दो सेक्शन दिया गया है, सेक्शन ए 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 में जो है 16 क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चन है और सेक्शन 4 में जो है वो सब पार्ट्स हैं, ठीक है। और एग्जामिन्स टू अटैम्प्ट 84 आउट ऑफ 5। इसमें 5 क्वेश्चन में 4 अटैम्प्ट करना ही है, कंपलसरी। और सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन है जिसमें कि 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन है, ठीक है। और पार्ट बी में जो है वो 2 मार्क्स क्वेश्चन है और 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये आपका पेपर का एनालिसिस है। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और पार्ट ए अभी इस वीडियो के थ्रू मैं कवर करूँगा। और इस पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा, 10 से 15 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके क्लियर करूँगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन पार्ट ए का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में है कि हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया गया है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो है आधा सवाल एनसीईआरटी आपका दोनों में दिया गया है, इस क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। और इस क्वेश्चन में बोला गया है जैसे कि एनसीईआरटी में है वहाँ पे आपको डिजिट्स में दिए गए हैं और यहाँ पे वेरिएबल्स में दिए गए हैं। वेरिएबल्स में एक्स एंड वाई के टर्म्स में आपको दिए गए हैं क्वेश्चन। एचसीएफ दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया गया है, हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो आई होप कि आप सबको ये फार्मूला पता होंगे और ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट भी हो गए होंगे क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है तो ये सब कंप्लीट हो गया होगा। तो आई होप कि आप लोग हम क्या बोलते हैं कि वीडियो को सबसे पहले तो पॉज कर दीजिए और पॉज करने के बाद उसको सॉल्व करें। अगर नहीं बनता है या कोई इशू है तो ही उसको प्ले करके आगे देखें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया गया है, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई का इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये होता है फार्मूला। और ये दिया गया है कितना, तो दिया गया है आपका 180, ठीक। HCF दिया गया है 3, हमको LCM फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हम LCM इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। तो मेरा देयरफॉर LCM जो है वो मेरा निकल जाता है 60। ये आपका पहला का आंसर है। अब आई होप कि आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है कुछ को इम्पोर्टेंट को हम मेंशन भी कर देंगे अलग वीडियो में, तो आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए आपका और क्वेश्चन और में एक और क्वेश्चन दिया गया है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का। एक क्वेश्चन बोर्ड में पिछले बार आई होप कि दिया गया था, हाँ दिया गया था, पिछले बार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। और सैम्पल पेपर में भी 2020 का सैम्पल पेपर देखें आप उठाकर, तो उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस हम करते हैं, ठीक है। अब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन में आ गया हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए 2 तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। पहला प्रोसेस क्या है कि जैसे कि आपका क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, तो पहला तो ये हो गया। और दूसरा जो है, मान लीजिए कोई भी नंबर यहाँ पे 1 4 5 8 7 ये नंबर दिया गया और नीचे में मान लीजिए 2 0 1 6 2 ऐसे कोई भी नंबर दिया। तो नीचे जो नंबर होता है और अब पूछा कि आपका कि हाउ मेनी
डेसिमल प्लेसेस पे टर्मिनेट करेगा वो निकालना है। ये हम श्योर नहीं है कि यही नंबर होगा, बट हम एग्जाम्पल ले लिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं। तो ये नंबर जब भी इस फॉर्म में हो ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया गया है, जो भी डिजिट है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 का पावर समथिंग 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में करना होगा उसको, ठीक है। जो भी मेरा डिजिट है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n में n के फॉर्म में हमें लिखना होगा। अगर हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इसके बाद आगे हम बताते हैं कैसे करना है। तो जैसे अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन पेपर में दिया है, सैम्पल पेपर में, उसमें देखिए 2 का पावर m 2 का पावर 1 m की जगह पे 1 है और n की जगह पे 4 है। तो 1 जो है वो m है, तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, ठीक है। तो अब इस फॉर्म में आ गया, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए जब भी अगर आपका क्वेश्चन 2 का पावर m और 5 का पावर n का फॉर्म में आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन के बेसिस पे हम बताएं आंसर, तो 1 4 5 8 7 ये दिया गया है और नीचे में 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 4 दिया गया है, ठीक। तो देखिए इसको करने के लिए हम करेंगे क्या कि हमको ऐसा चीज़ कर देना है ताकि जबकि 2 इंटू 5 करें तो 10 का पावर 4 लिख सके। जो देखो इसमें करने का है, हम आइडिया बता देते हैं। देखो 2 में और 5 में देखिए कि किस में ज़्यादा पावर है। हाईएस्ट पावर किस में है, 5 वाला में, और हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, ठीक। तो अब 2 का पावर जो 1 है उसको भी हम लोगों को 2 का पावर 4 में बना देना है, ठीक है। ऐसा लिखना है ताकि 2 का पावर 4 बन जाए डिनोमिनेटर में। तो इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं कुछ दूसरा नंबर से, ताकि वो 2 का पावर 4 के फॉर्म में बन जाए। तो देखिए इसको बनाने के लिए 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई और 2 का पावर 3 से डिवाइड कर दे तो मेरा नहीं बन जाएगा 2 का पावर 4। 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 4 हो गया ना, एडिशन हो जाएगा, बेस सेम है तो ऐड होगा, ठीक। अब बनाते हैं 1 4 5 8 7 डिवाइड बाई, अब देखिए 2 इंटू 5 दोनों का पावर जो है वो सेम है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं तो 10 का पावर 4 हो जाएगा। 10 का पावर 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 4 5 8 7 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 0। अब इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो आपका सॉरी यहाँ पे हम ये भी मिस्टेक किया है कि 2 का पावर 3 इंटू भी हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ पे 2 का पावर 3 क्या होगा, 8। हम यहाँ पे कैलकुलेटर लेकर बैठा हूँ, मैं देख लेता हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो मेरा आंसर आ जाता है 116696, ये आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 0, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ से हम यहाँ ला देता हूँ। अब इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखे तो मेरा आंसर आ जाता है 11.69696, ठीक है, 11.66 है यहाँ, सॉरी। तो देखिए 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो डेसिमल जो है 4 टाइम्स बाद है, तो इसका ऑप्शन में हमें लिखना होगा कि 4 टाइम्स आफ्टर 4 टाइम्स। ऑप्शन में भी दे सकता है या फिर ऐसे भी लिखना रहे तो लिखिए कि 4 टाइम्स आफ्टर 4 टाइम्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आता हूँ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हम बनाते हैं, और जो भी आपको डाउट हो या समझने में कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल में प्रोवाइड कर दूंगा। और सैम्पल पेपर को कैसे डाउनलोड करना है उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, ठीक है। cbseacademics.in पे आप जा कर के अवेलेबल है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मेरा मेन मकसद है आप लोगों को बताना है, ठीक है। जो भी आपको मेरे पास जो भी नॉलेज है उसको आप तक पहुँचाना है, ठीक है। वैसा कोई ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के थ्रू मैं पैसा कमाऊंगा या फिर
एडवर्टाइज हो, प्रचार प्रसार हो, ठीक है, या अट्रैक्टिव इतना वीडियो को बना दूं ताकि लोग इसी पे फोकस करें, वैसा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट सिंपल वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो के थ्रू आप लोगों तक, अभी आप लोग ये भी जान रहे हो मैं पहले वीडियो नहीं बनाता था, बट ये समय है कोरोना का, और कोरोना के काल के चलते बहुत लोगों का स्टडी में बाधाएं आ रही है। तो इसके कारण मैं सोचा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को ये जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके थ्रू मैं बताऊं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर तो आपका आई थिंक बहुत ही इजी है, और जो भी है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया है, एनसीईआरटी से दिया गया है। तो एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन को देखें, और जो भी जैसे कैसे कैसे प्रिपरेशन करना होगा उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू सिक्योर 95+% इन बोर्ड एग्ज़ाम, क्लास 10th का मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। तो आई होप कि ये भी आप लोग पढ़ लिए होंगे, पॉलिनोमियल चैप्टर से सेकंड क्वेश्चन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, माइनस और बी क्या है के, तो माइनस के ले लेंगे बाई ए क्या है 3 है, ठीक है। और हाँ, ये भी एक क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ, हम यहाँ पे मिस्टेक कर दी, सम ऑफ पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 3 है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो के हो जाएगा बाई 3 इज इक्वल टू, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू उसका वैल्यू दिया है 3, तो देयरफॉर के इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अब आइए हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि हमको के का वैल्यू निकालना है, जिसमें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 दिया गया है, और इसमें बोला है कि नॉट हैव अ सॉल्यूशन, डजंट हैव अ सॉल्यूशन। तो देखिए ये भी आप लोग पढ़े होंगे या फिर समरी में पीछे दिया गया होगा कि यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मैं लिखा देता हूँ कि यूनिक सॉल्यूशन है तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 का केस लेना होता है। और a1 a2 कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता होगा, बहुत ही डीपली जाकर समझा रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें बहुत काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है। तो देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है a1, और यहाँ y में कोई वैल्यू नहीं दिया है, ये होता है y में जो भी इसके आगे जो भी वैल्यू रहे वो होता है a2, ठीक। a1 हो गया, यहाँ b1 होता है, ठीक है, b1 होता है यहाँ पे, और ये जो है वो c1 होता है, ABC, ठीक है। अब दूसरा जो इक्वेशन होगा उसमें 6 जो है आपको दिख रहा होगा, आई होप 6 जो है वो a2 है, और k जो है y के आगे k है जो वो b2 है, और 8 जो है वो c2 है। तो यूनिक सॉल्यूशन आए तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 करें। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि नॉट हैव अ सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन का केस है। तो देखिए नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन का केस में क्या होता है कि नो सॉल्यूशन है तो मेरा होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। मैं फ्रेश यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन का केस है, तो नो सॉल्यूशन है तो इसमें ऐसे करेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इससे हम k का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। आइए हम सॉल्व भी करते हैं। और देखिए इन्फिनिटली मान ली पूछ ले, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन या इन्फिनिटली बोल दे, तो इसमें होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है, ये केस होता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो a1 का क्या वैल्यू है 3 है, तो 3 मैं लिख दिया। a2 क्या है, तो a2 6 है, तो 6 में लिख दिया, इक्वल टू b1 क्या है, तो b1 में y है, y के आगे 1 है, कुछ नहीं है तो 1। b2 क्या है, तो k है,
तो बस C1 C2 नहीं लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन दोनों आ गया। अब 3K इज इक्वल टू 6, देयरफॉर K इज इक्वल टू 3 से 2 टाइम्स किया तो 2। ये आपका आंसर आ गया थर्ड का, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं फोर्थ में। हाँ, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि इफ़ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट रस 1500 एंड 6 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट 2400, फॉर्म लीनियर इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें सिचुएशन को सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, ज़्यादा कुछ सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक। इस क्वेश्चन में तो सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना तो काफ़ी इजी है। हम चेयर के लिए एक्स ले लेते हैं, मान लेते हैं कि चेयर का कॉस्ट जो है रुपीज एक्स ले लेते हैं। 3 चेयर है ना, वेट 3 चेयर है तो हम चेयर को एक्स ले लेते हैं और टेबल के लिए वाई ले लेते हैं, ठीक। तो 3 चेयर है तो 3x हो जाएगा, जो भी कॉस्ट है 3 चेयर का, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 टेबल है तो y लिख देंगे इज इक्वल टू 1500। तो ये था आपका इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को देखना है तो 6 चेयर है तो 6x प्लस 1 टेबल है तो y इज इक्वल टू 2400। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। तो ये था। अब हमको मान लो निकालना होगा एक्स एंड वाई का वैल्यू, तो हम डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड या कोई भी मेथड ला के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बट हमको सिचुएशन पूछा था तो सिचुएशन ये है, ठीक है। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में 2 दिया है जो कि दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अभी तक हम जितना देखें सोचने की बात है कि जो भी आप क्वेश्चन आप क्लियरली आप समझ भी सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है ना वो सब NCERT से है, ठीक। तो फोर्थ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हम लोग करते हैं कि इसमें निकालना है कि विच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 0 होगा। देखिए इसका कंसेप्ट समझिए, बेसिक कंसेप्ट मैं बताता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट देखिए 27 है, फिर 24 है, फिर 21 है, ऐसा से नीचे डिक्रीज होते जाता है। तो एक समय के बाद 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक। एक समय के बाद 0 तो आएगा ही आएगा ना। तो मान लेते हैं कि nth टर्म के बाद 0 आएगा। हम लेट कर लेते हैं, लेट बी nth टर्म, लेट बी nth टर्म, ठीक है। nth टर्म के बाद आएगा, ठीक, nth टर्म के बाद आएगा। तो सिंपल ये एक इक्वेशन हो जाएगा कि Tn इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? जैसे जैसे कम होते जा रहा है, ठीक है, तो एक समय तो आएगा ना कि उसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो वो 0 किस टर्म पे होगा हमको वो निकालना है, ठीक है, टर्म निकालना है। तो उसके लिए तो कहीं आएगा n का वैल्यू, हमें वही निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब कि Tn इक्वल टू 0, ठीक। अब ये क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है, तो a इक्वल टू 27 एंड डिफरेंस जो है वो है -3 का। तो हर एक चीज़ हमें पता चल गया। अब डायरेक्टली हमें पुट करना है और सॉल्यूशन ला देना है। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं a प्लस n-1 d इक्वल टू 0, ठीक। ये इक्वल टू का सिंबल है। अब a है 27, हाँ 27 प्लस n-1 हमें नहीं पता है, n-1 को n-1 ले लेंगे, t को -3 इक्वल टू 0। 27 प्लस माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 27 प्लस 3 इक्वल टू 30 हो जाएगा और उधर जाएगा तो 3n हो जाएगा। देयरफॉर हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देयरफॉर n इक्वल टू 10। इसका मतलब कि
आफ्टर 10th टर्म के बाद जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको सम भी पूछ सकता है कि सम कितना होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो एपी से इस टाइप का क्वेश्चन को देख लेना बहुत ही आवश्यक होगा। अब और में एक क्वेश्चन दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है और nth टर्म ए एन लिखिए या टी एन लिखिए, दोनों सेम ही है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, उस पर पुट करेंगे तो मेरा एन का वैल्यू पता है, एन माइनस वन हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 डी हो जाएगा और डी का मेरा वैल्यू पता है तो उसे हम डायरेक्टली ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपल ये फार्मूला लगेगा, उस पर आप पुट करके बना सकते हैं। तो अब हम डायरेक्ट 6 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। हाँ, तो देखिए 6 क्वेश्चन नंबर में मेरा दिया गया है कि k का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि इक्वेशन जो दिया है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 है। हमको यहाँ पे एक और क्राइटेरिया दिया गया है कि इक्वल रूट्स के लिए है। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट्स आप सब जानते होंगे कि d का जो वैल्यू होगा d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके होंगे अभी तक। तो ये d का वैल्यू है। अब हम ये तीनों क्राइटेरिया देखे होंगे कि d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, ये सब तीनों क्राइटेरिया को आप लोग देखे होंगे, ठीक है, देखे होंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर देखिए तीनों स्टेप में मैं बता देता हूँ, ठीक है। d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स आ गया, ठीक है। रियल मान लीजिए यहाँ पे दे देता रियल रूट्स के लिए, तो रियल रूट्स के लिए तो हमको ये लेना होता, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अगर d लेस देन 0 है, इमेजनरी आएगा, ठीक है, उसमें इमेजनरी आता है। इक्वल टू 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0, इसमें हम लोग d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 तो मेरा b² का वैल्यू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हम लोग लिखेंगे। अब b का क्या वैल्यू है, 6 के, तो 36, सॉरी यहाँ पे जो है इसको लिख लेंगे हम लोग 36 के स्क्वायर। अब माइनस 4, ए का क्या वैल्यू, ए का हम वैल्यू बता देते हैं, यहाँ से डिस्प्ले हट गया है, 9 था, ठीक है, 9 हो गया इंटू में, और फिर यहाँ पे इंटू में 4, सी का वैल्यू इक्वल टू 0, तो 36 के स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 144, तो इधर गया तो पॉजिटिव में हो गया। अब k² इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 36, इसको अगर कट करते हैं तो मेरा 4 आ जाता है। देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर k इक्वल टू प्लस माइनस 2, यहाँ पे बहुत ही लोग क्या करेंगे कि +2 लिख के छोड़ देंगे, बट यहाँ पे प्लस माइनस 2 दोनों लिखना होता है, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 7 नंबर। अब हम लोग 7 नंबर में आ चुके हैं। तो देखिए 7 नंबर में क्या बोलता है, 7 नंबर में क्या बोलता है कि इक्वेशन दिया है, उसका रूट निकालना है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई थिंक कि जो फर्स्ट 10th क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ उसका सबसे इजी क्वेश्चन यही है। x², ये सब आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं, x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे ले लेंगे हम लोग x, तो x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 2 को कॉमन फिर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 5 हो जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू जो है वो -5 एंड -2, ये दोनों वैल्यू आएगा x का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है कि इफ़ पी क्यू इक्वल टू 28, ठीक है, पी क्यू का वैल्यू दिया गया है। इसका सबसे बेसिक पहले बता देता हूँ कि आप सब जानते होंगे कि टेंजेंट जो है वो इक्वल होता है, अगर टेंजेंट सब टेंजेंट थोड़ी इक्वल होंगे, अगर
जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि एक सर्कल है, वेट, हाँ एक सर्कल ले लेता हूँ। एक सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है और इस पे एक स्ट्रेट लाइन है और ट्रायंगल को बनाना होगा। जैसे कि इसको मैं ले लिया, ठीक है। अब क्या है कि इसके थ्रू ऐसे कर दीजिए, काफ़ी छोटा हो गया। अच्छा रुकिए, कर देते हैं। एक सर्कल ले लिया, यहाँ पे एक सर्कल है। अब एक टेंजेंट जो है वो इसके थ्रू पास होता है और एक टेंजेंट इसके थ्रू पास होता है। इसका पी पॉइंट यहाँ पे है, एक टेंजेंट यहाँ पे है, इसको एल है, यहाँ एन है, यहाँ एम है, फिर यहाँ क्यू है, यहाँ टी है, ठीक है। ये पॉइंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सारा दिया गया है। अब इसमें इस थ्योरम है, थ्योरम आप सब पढ़े होंगे। जैसे कि यहाँ पे ये लाइन है तो एल एन इक्वल टू एम एन हो जाएगा। सेकेंड क्या होगा कि पी क्यू इक्वल टू पी टी, और थर्ड जो है एल एन हो जाएगा इक्वल टू एम एन। यहाँ पे 3 इक्वेशन काम करेगा। देखिए पी क्यू इक्वल टू पी टी यहाँ पे मेरा मेंशन है, ठीक है। पी क्यू इक्वल टू पी टी जो टेंजेंट जो है वो पास होता है उसको इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होता है। तो पी क्यू इक्वल टू पी टी यहाँ पे हो गया। और पी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, पी एल प्लस क्यू एल लिख सकते हैं। और पी टी को क्या लिख सकते हैं, पी एम प्लस एम टी लिख सकते हैं। चलिए अब पी एल को छोड़ देते हैं। अब क्या है कि एल क्यू इक्वल टू, हाँ एक यहाँ पे भी होगा कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, एल क्यू इक्वल टू एल एन इक्वल है। तो एल क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एल एन लिख सकते हैं। तो पी एल यहाँ पे लिखेंगे, फिर एल एन लिख देंगे इक्वल टू पी एम। पी एम को देखिए कहाँ पे, यहाँ पे पी एम को हाँ छोड़ देंगे, एम टी। अब एम टी को क्या लिख सकते हैं, एम एन के बराबर लिख सकते हैं। तो पी एम प्लस एम टी को क्या लिखेंगे, एम एन लिखेंगे, ठीक है, एम एन लिख देंगे इसको। हाँ अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, पेरीमीटर क्या पढ़े हैं, पेरीमीटर पढ़े हैं पी क्यू प्लस क्यू एम प्लस पी एम, यही होता है ना पेरीमीटर। तीनों साइड का सम हो गया। अब तीनों को डिवाइड हम करते हैं। हाँ तो आइए अब क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे पी क्यू है। अब पी क्यू के हम लोग क्या लिख सकते थे, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं पी क्यू के क्या लिख सकते हैं, पी एल प्लस क्यू एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पी क्यू को लिख देंगे पी एल प्लस क्यू एल। आप इक्वेशन बैठा लीजिए, जैसे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इस तरह से लिखना होगा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकेंड पी क्यू इक्वल टू पी एल प्लस क्यू एल। अब क्यू एम, तो क्यू एम को क्यू एम है, ठीक है, क्यू एम को क्यू एम ही छोड़ देंगे, क्यू एम छोड़ देंगे। और पी एम वेट, देखिए इतना केस है, पी एल इक्वल टू पी एम के बराबर होगा, एल एन इक्वल टू एम एन का बराबर होगा, क्यू एल इक्वल टू एल एन के बराबर होगा, एन एम इक्वल टू एम टी के बराबर होगा, ठीक है। इसका एक थ्योरम है एनसीईआरटी आरएस वो दोनों में दिया है, उसके अकॉर्डिंग ये सब होगा, ठीक है। उसको अभी हम प्रूफ नहीं करते हैं, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू क्या होता है कि पी क्यू प्लस एल एम प्लस पी एम, ठीक है।
ये चीज़ होता है। अब सॉरी पीएल होगा, यहाँ पे पीएल होगा, यहाँ पे हम मिस्टेक किए हैं, पीएल होगा यहाँ पे। पीएल देखिए ये वाला साइड, पीएम देखिए ये वाला साइड, और एल एम एम ये वाला साइड, ठीक है। तो अब ठीक है, अब पीएल को हम लोग पीएल ही रखेंगे, ठीक है, इसको नहीं चेंज करेंगे। अब एल एम को क्या लिख सकते हैं, एल एम को देखिए, एल एम को क्या लिख सकते हैं, एल एन प्लस एम एन लिख सकते हैं। तो एल एन प्लस एम एन, आप सैम्पल पेपर में अच्छा से देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कलर हो गया है वहाँ पे। अब पीएम को पीएम ही लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, अब इसमें देखिए कि ये चारों क्राइटेरिया के बेसिस पे है, इसमें कौन कौन लगेगा, तो पीएल को पीएल ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब प्लस एल एन इक्वल टू क्या है, एम एन होता है, तो 2 एल एन हो जाएगा, हाँ तो 2 एल एन हो जाएगा। तो दोनों को एल एन ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला केस यहाँ पे लगता है, ठीक है, ये दोनों में, यहाँ पे भी एल एन हो जाएगा। प्लस पीएम इक्वल टू क्या है, पीएम इक्वल टू पीएल, ये देखिए यहाँ पे ये वाला केस यहाँ पे आ जाएगा, पीएम इक्वल टू पीएल। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे ये हो गया कि पीएल यहाँ पे भी हो गया, पीएल यहाँ पे, एल एन यहाँ पे, तो ट्वाइस पीएल प्लस एल एन हो गया, ट्वाइस पीएल प्लस एल एन। अब मेरा पी क्यू का क्या वैल्यू है, 28 है, ठीक है। अब पीएल, तो पीएल देखिए वहाँ पे पीएल हो गया, और एल एन है। अब देखिए ट्वाइस पीएल प्लस एल एन को क्या लिख सकते हैं, मैं बताया हुआ हूँ कि एल एन को क्या लिख सकते हैं, एल क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं डायग्राम के थ्रू, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो था, यहाँ पे था और ऐसे टेंजेंट बना हुआ था, ठीक है। तो ये वाला इसके इक्वल, और ये जो था यहाँ पे, तो ये वाला टेंजेंट के इक्वल। तो एल एन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल क्यू लिख सकते हैं, एल क्यू। अब पी एल प्लस एल क्यू को अगर ऐड करेंगे तो पी क्यू बन जाएगा। तो देखिए इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ट्वाइस इंटू पी क्यू का क्या वैल्यू है, 28, तो 2 इंटू 28 इक्वल टू का 56, ये आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि एक सर्कल है, जैसे एक यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टेंजेंट हैं, ठीक, टेंजेंट पास होता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जो है एंगल 60 डिग्री का एंगल बनाता है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, और ये रेडियस है R3 है ये, ठीक है, ये रेडियस 3 है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट O है, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया। तो ये थ्योरम आप सब पढ़े होंगे कि अगर टेंजेंट 2 है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। कब, जब इक्वली इंक्लाइंड हो, तो दोनों टेंजेंट जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है, तो दोनों का यहाँ पे जो है डिग्री वो बढ़ जाएगा, दोनों का कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना क्वेश्चन। अब इसको हम डायग्राम को अच्छा से बनाते हैं और हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि रेडियस जो है वो 3 दिया गया है, कि रेडियस जो 3 है,
आर इक्वल टू 3 दिया गया है, और इंक्लाइंड एंगल बिटवीन टू टेंजेंट जो है वो 60 डिग्री है। इसका मतलब कि हम एक थ्योरम पढ़े होंगे, हम लोग थ्योरम पढ़े हैं कि अगर दो लाइन जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है तो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री था, ठीक है, 60 डिग्री था, तो हम इसको 30 डिग्री ले लिए, ये इधर वाला साइड को और इधर वाला साइड को भी 30 डिग्री। तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ओ है, यहाँ पी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें टेंजेंट का वैल्यू निकालना है। देखिए रेडियस तो पता है, यहाँ ये वाला पता है, हमको ये वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कोई एक वैल्यू पता है तो हम क्या लेंगे, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन होंगे कि इसमें 90 डिग्री, देखिए अगर रेडियस है, एक थ्योरम ये भी होगा कि अगर रेडियस है और टेंजेंट जो है वो दोनों परपेंडिकुलर होता है, यहाँ से अगर रेडियस बना दें और यहाँ पे टेंजेंट पास होता है तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता है। तो देखिए ये ट्रायंगल जो है वो राइट ट्रायंगल हो गया ना। तो अब देखिए राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि देखिए ये अगर राइट ट्रायंगल है तो इसका मतलब कि ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो tan थीटा का क्या बोले थे, p/b। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू p/b। परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, बेस क्या है, बेस नहीं दिया है तो बेस को हम लोग AO ले लेंगे। tan 30 का क्या वैल्यू होता है, 1/√3 होता है, इक्वल टू 3/AO। देयरफॉर AO का जो वैल्यू निकला 3√3, ठीक है। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब इसी में हम बता देते हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है कि ट्रायंगल्स है जिसमें कि, अच्छा हम क्वेश्चन को डिस्प्ले कर देते हैं, वेट। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल हम ले लेते हैं, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल ले लिए। अब यहाँ पे टेंजेंट है तो टेंजेंट भी चलो बना लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा टेंजेंट हो गया, और यहाँ से रेडियस यहाँ से ये लाइन पास करता है, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे जो बोला गया है, बोला क्या गया है, देखिए कि ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, PO एंड Q, ये जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का मतलब क्या हुआ कि कोई दो साइड इक्वल होगा। इसमें हम ये मतलब कि OP इक्वल टू PQ होगा। हम क्या किया कि यहाँ PQ का साइड जो है वो थोड़ा बड़ा कर दिए हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। ये हम क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो 90 बनेगा, ये तो हम थ्योरम में जानते हैं कि वहाँ पे 90 बनता है। तो आपका OP इक्वल टू PQ हो गया। अगर OP इक्वल टू PQ है तो इसका मतलब कि इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। दो एंगल इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री है, ऑफ कोर्स इसका ये वाला एंगल हमको क्या निकालना, OQP। तो OQP ऑफ कोर्स होगा कि ये जो है वो 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि एक ट्रायंगल ABC है, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ कि अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल्स को ले लेते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल से क्वेश्चन है, तो यहाँ ट्रायंगल्स एक बना लिए। अब यहाँ पे पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं, पैरेलल। तो ये देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइन बना लिया। अब यहाँ A है, यहाँ B है, C है, D है, E है। इसका वैल्यू दिया गया है, देख लेते हैं। इसका वैल्यू है AE का वैल्यू है 2, AD का वैल्यू है 3, इसका है 4.5,
अभी हमको इसका निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला पढ़ेंगे, एक थ्योरम है जो कि एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 6.1 दिया गया है। इस थ्योरम में ये कहता है कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर एक लाइन इसके पैरेलल बना दिया जाए, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, ये साइड को और ये साइड को इंटरसेक्ट करता है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स, ठीक है, तो ये जो दूसरा जो साइड है आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब ये है कि ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। ए डी का क्या वैल्यू है 3 है, बी डी का क्या वैल्यू है 4.5 है, इक्वल टू ए ई का 2 है और ई सी का हमको वैल्यू निकालना है। तो सी ई इक्वल टू 9/3 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट ए को पूरा कवर करने का कोशिश करूँगा।